हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो। आज की वीडियो में फोर्स और प्रेशर वाले चैप्टर की एक्सरसाइज का स्वरूप, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि यू पुट एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी दो एग्जांपल देने हैं जिसमें से हम पुश और पुल कर रहे हैं, जिसमें स्टेट ऑफ मोशन जो ऑब्जेक्ट का है चेंज। तो आंसर होगा पहला, हिटिंग द बॉल। कमिंग टू अस, कोई बॉल हमारे तरफ आ रही है तो उसको हिट करना, और किकिंग टू फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेस अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी दो एग्जांपल ऐसे देने हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो जाए। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेचिंग रबर। रबर की बेल्ट को अगर स्ट्रेच करेंगे तो उसके शेप में चेंज होगा। रीसेपिंग क्ले टू मेक टॉय। क्ले का यूज करके रीसेप करके हम टॉय बनाएंगे, तो उसमें फोर्स लगाकर हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खाली स्थान को भरना है। तो ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, वी हैव टू डैश इट। अगर हमें कुएं से पानी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पुल करना पड़ेगा। A charged body dash an uncharged body towards it। अगर कोई चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी को क्या करेगी, तो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। अगर लोडेड ट्रॉली को मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुश इट, यानी उससे धक्का देना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, यानी अनाकर्षित करें, प्रतिकर्षित करें। एक और क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, एन आर्कर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। आर्कर धनुष की तीरंदाज होता है, वो अपने कंधे को जो है स्ट्रेच करता है ताकि टारगेट पर हिट कर सके। सी देन रिलीज द एरो, उसके बाद वो एरो को रिलीज भी करता है विद बैगिंग टू मूव टुवर्ड द टारगेट, जिसकी वजह से टारगेट की तरफ जो है एरो मूव करता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म। इसी इंफॉर्मेशन के आधार जो यहाँ पे हिंट दिए गए हैं, उसी के बेस पर फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, पहला जो है, टू स्ट्रेच द बो द आर्कर अप्लाई द फोर्स दैट कॉजेस चेंज। तीर को छोड़ना है तो आर्कर उसे फोर्स अप्लाई करेगा, तो इससे किस चीज में चेंज होगा, तो उसके सॉरी चेंज बो के शेप में चेंज, वो यानी धनुष। नेक्स्ट है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। यानी जो आर्कर के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया है इन बो को स्ट्रेच करने में, वो किस फोर्स का एग्जांपल है, वो है कॉन्टैक्ट। The type of the force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of। यानी जो इसमें फोर्स का टाइप है जो कि स्टेट ऑफ मोशन, वो कि एरो का चेंज करने में हेल्प कर रहा है, तो वो किस टाइप का फोर्स का एग्जांपल है, फिर हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। व्हाई द एरो मूव्स ऑन द target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of the arrow। यानी जब एरो टारगेट की तरफ मूव करता है तो फोर्स है उस पर जो एक्ट होता है, पहले तो ग्रेविटी की वजह से, और दूसरा जो है फ्रिक्शन जो एयर का होता है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it act, state the effect of the force in each case। यानी ये जो कुछ सिचुएशन दी गई है इसमें एजेंट का नाम लिखना है जो फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसमें फोर्स लग रहा है, और इफेक्ट का नाम लिखना है जिस पर फोर्स लग रहा है। पहला है इसमें, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। यानी अगर हम लेमन को स्क्वीज करके फिंगर के बीच में जूस निकाल रहे हैं, तो इसमें एजेंट हो जाएगा फिंगर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेमन, और इसका इफेक्ट होगा जूस इज एक्सर्टेड बाय इट। सेकेंड है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। इसमें जो है, यानी टूथपेस्ट ट्यूब से हम पेस्ट को निकालेंगे
जिसमें एजेंट हो जाएगा फिंगर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टूथपेस्ट ट्यूब, और इसका इफेक्ट जो होगा टूथपेस्ट कमिंग आउट बाई फोर्स, यानी टूथपेस्ट फोर्स से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग वाइल हीट एंड अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल, यानी एक लोड को लटकाया गया है एक उसके सिरे से दूसरे सिरे से उसको हुक में फिक्स किया गया वॉल में। तो इसमें एजेंट हो जाएगा लोड और ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्प्रिंग, और इफेक्ट जो होगा एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग एक्सपेंड होता है। एक डी वाला क्वेश्चन है इसमें, एथलीट हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। एक एथलीट हाई जंप करने के लिए एक बार को कुछ हाइट पर क्लियर करता है, तो इसमें एजेंट हो जाएगा एथलीट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एथलीट बॉडी, और इफेक्ट हो जाएगा एथलीट जंप ओवर, एथलीट बार के ऊपर से जंप कर। क्वेश्चन 6 है A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to the hammering affect the piece of iron? यानी एक ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार है, एक गर्म लोहे के टुकड़े को हैमर पीटता है ताकि टूल बना सके। तो इसमें बता रहा है कि इसका आपको बताना ये है कि फोर्स की हैमरिंग फोर्स की वजह से आयरन के पीस पर क्या इफेक्ट। तो आंसर होगा द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन, यानी हैमरिंग का जो फोर्स लगेगा उससे आयरन के पीस का शेप क्या हो चेंज हो जाएगा। Another question, question number 7. An inflated balloon was placed against the wall after it had been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon stick to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? यानी एक खुले हुए गुब्बारे को अगर हम किसी वॉल से रब करें, तो उसमें और उसके बाद सिंथेटिक क्लॉथ से रब करें, इसके बाद पाया जाता है कि जो बैलून है वॉल से चिपकने लगता है। तो इस इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिससे बॉल और बैलून के वॉल और बैलून के बीच में अट्रैक्शन आ। तो आंसर होगा द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द बॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी बॉल और बॉल दोनों के बीच में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसका अट्रैक्शन के लिए वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट इसमें जो और पॉइंट आगे दिया गया कि व्हेन वी रब अ बैलून बाय सिंथेटिक क्लॉथ इट गेट चार्ज, जब हम बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रगड़ेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। When it is taken near the wall, it will get attracted toward the uncharged wall because of electrostatic force, which is force exerted by charged body on another uncharged body. और जब रब करेंगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद जब हम वॉल के नजदीक ले जाएंगे तो उसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो अनचार्ज वॉल है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वो फोर्स है जिसमें जो चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। क्वेश्चन 8 है name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion। यानी एक प्लास्टिक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पर फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है जब उससे हम ग्राउंड लेवल से अपने हाथ उठाएंगे। और ये भी बताना है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है बकेट पर उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं लाती है। तो उसका आंसर होगा द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट आर, यानी प्लास्टिक बकेट पर जो फोर्स एक्ट करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पहला फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और दूसरा है मस्कुलर फोर्स, इट इज अप्लाइड बाय योर हैंड टू लिफ्ट द बकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम बाल्टी को अपने हाथ से ऊपर उठाएंगे तब मस्कुलर फोर्स काम करेगा। Although these forces are acting on the bucket, but no change is found in the state of motion because the two forces are balancing each other, and as a result of net force is zero। हालांकि हम देख सकते हैं कि दो फोर्स उस पर बाल्टी पर काम कर रहा है, लेकिन इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसमें 9th क्वेश्चन देखेंगे rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। एक रॉकेट को फायर किया गया है ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उसके ऑर्बिट में, तो दो फोर्सेस का नाम बताना है जो रॉकेट पर लॉन्चिंग पैड से लीव करते ही वर्क करेगा। तो आंसर होगा टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड आर, यानी
जो दो फोर्स रॉकेट पर एक्ट करेंगे लॉन्चिंग पैड से लीव करने के बाद, तो पहला फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एयर के द्वारा लगाया जाएगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने का होगा क्योंकि अर्थ लगाती है। So number 10, when we break the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of a bulb. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of the water in dropper is due to the pressure of water and gravity of the earth, shape of the rubber bulb और atmospheric pressure। यानी जब हम किसी भी ड्रॉपर का जो बल्ब होता है रबड़ वाला उभरा हुआ पार्ट, तो अगर उसमें नोजल के पास रखेंगे और पानी रहेगा उसमें, तो ड्रॉपर ड्रॉपर में जो एयर हो जाता है एस्केप हो जाता है बबल के रूप में। जब फिर से हम प्रेशर रिलीज करेंगे बल्ब में, वाटर फिर से भर जाता है ड्रॉपर। तो इसमें जो वाटर राइज हो जाता है ड्रॉपर में, ये क्यों होता है? जिसका आंसर होगा द राइज ऑफ वाटर इन ड्रॉपर इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्रॉपर में वाटर जो राइज होता है वो किस लिए होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।